नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग और कर्मचारी यूनियनों के बीच भले ही पिछले हफ्ते औपचारिक बातचीत पूरी हो गई हो, जिसमें यूनियनों की तरफ से 3.83 के फिटमेंट फैक्टर पर कम से कम 69,000 रुपए की सैलरी की मांग की गई, लेकिन एक बार फिर से एनपीएस और ओपीएस पर नई बहस छिड़ गई है, जिसमें कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं, वहीं एनपीएस को पूरी तरह खत्म करने की डिमांड कर रहे हैं। अब क्या है पूरी खबर, आज के शो में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे एनपीएस ओपीएस वाले मामले की, इसके बाद चर्चा करेंगे भारत के बैंकिंग सेक्टर में आने वाले बड़े बदलाव की, और अंतिम में बात होगी महामंदी की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। 8वें वेतन आयोग की पहली बैठक में कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन 69,000 रुपए, 6% सालाना बढ़ोतरी, 5 प्रमोशन और एनपीएस खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग रखी। भत्तों, छुट्टियों और लोन सुविधाओं में भी सुधार की मांग की। लेकिन प्रवीण सर, एनपीएस खत्म करने की मांग करना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब इसका बैठक हुई शिव गोपाल मिश्रा की अगुवाई में, जो पूरा एक प्रतिनिधिमंडल 8th पे कमीशन के सदस्यों से मिला, तो उसमें बाकी डिमांड्स तो दरअसल सामान्य थी, जो हम जिसको बात को पहले भी कर चुके थे कि साहब 3.83 का फिटमेंट रहे और 18,000 से जो बेसिक पे है वो बढ़कर 69,000 रुपये हो जाए। लेकिन एक जो बड़ी डिमांड है वो इस बात को लेके कि साहब पुरानी पेंशन व्यवस्था को वो बहाल किया जाए। अब तक इस तरह क्या, अगर हम पिछले साल की बात करें तो लगातार चूँकि हमने इस मसले को कवर किया जी, इस तरह की मांग को एक दो जो संगठन हैं उनको छोड़कर ज़्यादा व्यापक तौर पर इस मांग को रखा नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही 8th पे कमीशन के साथ मीटिंग्स का सिलसिला सामने आया, चीज़ों में प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दी। सबसे बड़ा मसला अब विशाल ये बनता हुआ नज़र आ रहा है कि सरकार जो वेतन में बढ़ोतरी करेगी तो वो होगा ही होगा, जिसमें चाहे 3.83 हो या 4 हो या 2.57 हो, जो भी है। लेकिन पुरानी पेंशन को लेकर आना, एश्योर्ड पेंशन को लेकर आना, जहाँ पे कि आपकी 50% मिनिमम आपको जो वेतन है उसका सैलरी का उसका पेंशन के तौर पर दिया जाए, ये अब एक बड़ा सेंट्रल इश्यू, क्योंकि शुरुआत की जो 2-3 डिमांड हैं उसमें दरअसल पुरानी पेंशन को वापसी करके लाने की बात कही गई है। चलिए सर, तो अब जो तमाम कर्मचारी संगठनों की तरफ से जो बात सामने कही जा रही है सर, उनको भी एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, एनपीएस में जो सबसे बड़ा लूप होल है, वो कह रहे हैं कि इसका शेयर बाजार से जुड़ा होना है, यानी इक्विटी से जुड़ा होना है। और इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है प्रवीण सर कि पिछले 2 सालों से अगर देखा जाए तो मार्केट का जो हाल वो बहुत बुरा है। इसका जो सीधा असर कर्मचारियों के फंड पर पड़ रहा है। कहीं किसी को हजारों तो किसी को लाखों रुपए की चपत लग रही है। सवाल यह है कि जब बैंक हमसे लोन पर फिक्स ब्याज लेते हैं तो हर महीने कर्मचारियों की जेब से जाने वाला एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है सर, 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का फंड है। उसमें कह रहे हैं कि क्यों नहीं 1% जो परसेंट भी आपको देना है उसका एश्योर्ड गारंटीड रिटर्न आप दें। नहीं, ये जाहिर तौर पर देखिए, एनपीएस को मार्केट से लिंक करने की एक बड़ी वजह ये थी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, सरकार आपको आपके पैसे पर रिटर्न देगी कहाँ से। और ये न केवल एनपीएस जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है, बल्कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके लिए भी यही बात आती, जो पीएफ का पैसा है उसके लिए भी यही बात आती विशाल, कि सरकार क्या सरकारी जो सिक्योरिटीज़ हैं या डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या वहाँ से ऊंचे रिटर्न दे पाने में कामयाब होगी। आप देखो, पीएफ पर जो ब्याज सरकार दे रही 8.25% का जो इंटरेस्ट है, उसको भी दे पाना सरकार के लिए बहुत हद तक मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपकी जो इंटरेस्ट रेट का कर्व है वो अगर डाउन साइड में है तो वहाँ पर ऊंचे यील्ड निकालना मुश्किल है। और इसीलिए सरकार एक जो बड़ा सुधार है वो इस बात को लेके है कि क्या मार्केट से इसको लिंक किया जाए। अभी भी बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच है, लेकिन ये बात भी सही है कि पिछले 1.5-2 साल में बाजार का जिस तरह से हाल हुआ है उसमें जाहिर तौर पर जिनके भी फंड होंगे वहाँ पे नुकसान है। अब सरकारी कर्मचारी यहाँ पर इस बात की एश्योरिटी चाहते हैं कि साहब मार्केट से आप इसको डीलिंक कीजिए, सरकार अपने लेवल पर
जहाँ से भी व्यवस्था हो उस तरह से रिटर्न करके और हमको 50% का जो जी। एश्योर्ड है वो एश्योरिटी सरकार यहाँ पर दे। अब प्रवीण जी की बात को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ओपीएस पर क्यों अडिग है कर्मचारी संगठन, इसके भी जो है 2-3 पॉइंटर्स हैं, समझ जाइए। ओपीएस में देखिए कर्मचारी की सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता था, जबकि एनपीएस में कहा जा रहा है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% कटता है और सरकार 14% उसमें जो है वो मिलाती है पैसा। इसके अलावा कहा गया गारंटी वाली बात है, कहा जा रहा है ओपीएस में पेंशन की जो राशि तय होती है, जीपीएफ जो था उस पर 7.1% का जो है ब्याज जो है उसकी गारंटी मिलती थी, चाहे मार्केट गिरे चढ़े उतरे कुछ भी हो, दिक्कत हो, 7.1% जो है वो गारंटेड मिलता था। दूसरी बात कही जा रही है कि एनपीएस में रिटर्न पूरी तरह बाजार के जोखिम पर है, यानी जब बाजार चढ़ेगा तो प्रॉफिट मिलेगा और जब बाजार गिरेगा तो नुकसान होना तय है। और लास्ट बात क्या कही जा रही है कि ओपीएस का पैसा जीपीएफ कर्मचारी जो है जरूरत पड़ने पर आराम से निकाल सकता था जब जरूरत पड़े, लेकिन एनपीएस का जो बड़ा हिस्सा है वो रिटायरमेंट तक ब्लॉक रहता है। तो ये बातें हैं जिस वजह से जो है ओपीएस को बड़ा ल्यूक्रेटिव बना रहा है सर। लेकिन एक और बात सामने आ रही है सर, कहा जा रहा है कि 2033 तक एक बड़ा संकट आ सकता है और संकट के पीछे का लॉजिक भी बड़ा विचित्र है। कहा जा रहा है कि 2004 के बाद, यानी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये ओपीएस को जो है बंद कर एनपीएस लाया, उसके बाद जिन लोगों ने नौकरी ज्वाइन की, चाहे आप स्टेट में ज्वाइन किए हों सेंटर में ज्वाइन किए हों, वो अगर कह रहे हैं कि उस समय जो भर्ती हुई थी वो लोग अगर 2033-34 के आसपास जो लोग हैं वो रिटायर होंगे। उस समय कहा जा रहा है कि लाखों लोग एक साथ अपना पैसा 60% पैसा जो है वो निकालेंगे, मतलब विड्रॉ करेंगे। तो जब कहा जा रहा है कि जब इतना बड़ा अमाउंट बाजार से जो बाहर आएगा तो मार्केट खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा। इसके अलावा बैंक्स और फंड मैनेजर्स, ये भी एक आरोप लगाया जा रहा है, जानबूझकर उस समय यूनिट की वैल्यू गिरा सकते हैं ताकि उन्हें कम पेमेंट करना पड़ जाए। तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये दोनों कंसर्न जो हैं वो थोड़े एग्जेजरेट किए हुए तर्क जान पड़ते हैं इस वजह से विशाल कि एक बात आई कि यूनिट्स की वैल्यू को आप खुद ब खुद गिरा देंगे, जानबूझ के कम कर सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी में भी पैसा लगाते हैं तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, और जब लाखों करोड़ों लोगों का पैसा होगा तो उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ करना, जहाँ पे कि सेबी जैसा आपका रेगुलेटरी मौजूद है, आरबीआई जैसे रेगुलेटरी, और उसके बाद सरकार मौजूद है, इस तरह का अटेम्प्ट कर पाना, कोशिश कर पाना, मुझे लगता है कि ये मुश्किल नहीं है। दूसरी बात जो एक और कही गई कि साहब 2033 या 34 में मार्केट में एक बड़ा सडन फॉल आएगा इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायर होंगे, अपना 60% पैसा निकालेंगे। इस बात में भी हो सकता है दम हो, जाहिर तौर पर आउटफ्लो होगा, लेकिन अमाउंट निकलेगी इस वजह से बोला जा रहा है। लेकिन ये मार्केट को एक सिग्निफिकेंट डेंट दे पाए, बाजार में एक बड़ी गिरावट आए, ये भी थोड़ा मुश्किल है। उसके दो वजह हैं विचार। एक वजह तो ये है कि एक साथ इतने लोग रिटायर नहीं होंगे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर या एक लंबा पीरियड होगा जिसमें लोग रिटायर होंगे, और जाहिर तौर पर तब जब पैसा निकाला जाएगा तो वो एक आउटफ्लो नज़र आएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि, या मतलब इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक साथ इतना बड़ा अमाउंट निकलेगा नहीं। दूसरी चीज़, आज 2025-2026 में हम हैं, अब से 10-12 साल बाद का भारत का जो शेयर बाज़ार है, आप उसका मार्केट का साइज़ भी एज्यूम कीजिए। अभी भी जब अगर आप इसी साल को देखेंगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आउटफ्लो हुआ है एफआईआईज़ का, जी है ना, जनवरी से लेकर अगर आप अप्रैल तक का देखेंगे। विपरीत डीआईएस ने जमकर पैसा लगाया। इसी वजह से जब एफआईआईज़ का बड़ा आउटफ्लो हुआ है, इसके बावजूद मार्केट में इतना बड़ा कोई करेक्शन दिखाई नहीं दिया जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट आए। तो मुझे लगता दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि डीमैट नए खाते खुलेंगे, लोगों की एसआईपीज़ का नंबर 30,000 करोड़ रुपए के पार है। जी, एक डेटा मेरे पास और भी है सर कि 2009-10 के आसपास निफ्टी 5,000 या 5500 के आसपास हुआ करता था, आज देखिए 25,000 के आसपास है। तो बिल्कुल, जब मार्केट का साइज बढ़ेगा, जब इनफ्लोज बढ़ेंगे, अब हर दूसरा तीसरा आदमी एसआईपी कर रहा है या बाजार में पैसा लगा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा आउटफ्लो एकदम से मार्केट से होगा जिसकी वजह से पूरा बाजार
क्रैश कर जाए। चलिए, अब यूपीएस की भी बात कही जा रही है सर। यूपीएस के भी जो है 2 बड़े लूप होल बताए जा रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा। पहला लूप होल, जैसा कि हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस ले सकता है, लेकिन पेंशन का जो है पेमेंट तुरंत नहीं मिलता, उसे तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक वो 60 साल की उम्र तक जो है नहीं पहुंच जाता है। इसको उदाहरण से समझिए, 21 साल की उम्र में नौकरी शुरू करने वाला व्यक्ति जो है 46 साल में वीआरएस लेने पर 14 साल तक पेंशन के लिए इंतजार करेगा, तो कहा जा रहा है कि ये व्यवहारिक नहीं है। दूसरा लूप होल ये है कि सरकार 50% पेंशन के लिए 25 साल की सेवा को अनिवार्य यानी कंपलसरी मानती है। अगर सेवा जो है 25 साल से कम है तो पेंशन प्रोपोर्शनेट रूप में जो है वो मिलती है, जो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये दोनों खामियों को लेकर भी जो है विवाद उठ रहा है सर, इसलिए कहा जा रहा है कि नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस। बिल्कुल, कुछ ऐड करेंगे सर? नहीं, यूपीएस को लेकर तो जब यूपीएस को लॉन्च किया गया, लेकर आए, और उसके बाद जब रिस्पांस कर्मचारियों का आया, ये कंसर्न तब से ही है, और इसी वजह से मुझे लगता है 21-22 हज़ार लोगों से ज़्यादा लोगों ने इसको एनरोल भी यहाँ पे लोग नहीं हुए। तो यूपीएस तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार यहाँ पर यूपीएस में नाकाम हुई है, और एनपीएस या फिर पुरानी पेंशन में से सरकार को एक पर वापस लौटना होगा। अब फिजिबिलिटी की एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। जिस तरह से जो डिमांड्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सर, 2.57 तो 7th पे कमीशन में था, 2.86 से ये जो है गाड़ी बढ़ते बढ़ते 3.86, अब उसके बाद देखिए कि 4 के पार जाती हुई दिख रही है। आपको कहाँ लग रहा है सर कि कहाँ जो बातचीत अगर टेबल पर बैठ के लोग करेंगे तो कहाँ सेटल होता हुआ दिखेगा ये आंकड़ा? देखिए, ये जो एनसीजेसीएम के साथ बैठक हुई थी उनके कन्वीनर और बाकी लोगों के साथ, उसमें उनकी तरफ से ये कहा गया था, शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से, कि आयोग ने, उनकी चेयरपर्सन ने बहुत पेशेंटली उनकी सारी बातों को सुना। टिप्पणी कोई नहीं की कि साहब हम इतना देंगे, इतना किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आयोग का रुख पॉजिटिव दिखाई दिया उनकी पूरी डिमांड्स को, पूरे तर्कों को सुनकर, और तमाम अलग अलग संगठन इसी तरह से मुलाकात कर रहे हैं। सरकार एक कंपैशनेट व्यू के साथ इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करेगी, ये बात तय है कि कर्मचारियों की 10 साल बाद चूँकि सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, और उसके साथ एक और चीज़ भी ऐड हो जाती है कि मान लीजिए 2028 के मिड तक भी अगर सरकार लागू करती है तो 2029 में बड़े चुनाव हैं जी लोकसभा के। तो सरकार के दिमाग में एक वो चीज़ रहेगी भी कि अगर कर्मचारियों का इतना बड़ा तबका और साथ में पेंशनर्स का तबका भी अगर नाराज़ होता है तो सरकार के लिए थोड़ी इलेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो वो चीज़ हो सकती है। तो सरकार, मुझे लगता है कि बहुत सोच विचार कर फैसला लेगी, लेकिन सरकार इस चीज़ को भी ध्यान में रखेगी कि खजाने का जो पूरा का पूरा गणित है कहीं वो भी बिगड़ ना जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समय था जब इन्वेस्टमेंट एडवाइस और वेल्थ मैनेजमेंट को सिर्फ बड़े प्राइवेट बैंक्स का खेल माना जाता था, लेकिन अब कहानी पलट रही है। सरकारी बैंक, जिन्हें अक्सर सिर्फ लोन देने और जो है डिपॉजिट्स लेने तक सीमित माना जाता था, वो अब हाई वैल्यू सेगमेंट में जो है एंट्री कर रहे हैं, जहाँ से उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा कमाई होती है। असल में भारत में तेजी से बढ़ रही संपत्ति, बदलती निवेश की आदतें और बैंकों की कमाई के नए रास्तों की तलाश, इन सब ने मिलकर एक नई रेस शुरू कर दी। अब बैंक सिर्फ आपका पैसा सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि उसे बढ़ाने की जिम्मेवारी भी जो है अपने हाथों में लेना चाहते हैं। प्रवीण सर, क्या आने वाले समय में बैंक्स जो हैं क्या फाइनेंशियल गाइड का रोल अदा करते हुए दिखेंगे? और आपसे समझना चाहेंगे कि ये बदलाव की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, ये भी समझाइएगा। नहीं, देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में अब सरकारी बैंक एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं अपने आप को। इस पूरा जो एक ये बड़ा कारोबार है, और अब तक प्राइवेट बैंक या प्राइवेट कंपनियां इस पूरे के पूरे धंधे में थी, जहां पे म्यूचुअल फंड से लेकर इंश्योरेंस और आपकी दूसरी जो पीएमएस सर्विसेज हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, वेल्थ मैनेजमेंट है, इस सब को ये कंपनियां देती थी। प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक इस मामले में थोड़ा सा पीछे थे। अब अगर आप पिछले कुछ वक्त को देखेंगे तो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, सबके सामने एक बड़ा संकट इस बात का पैदा हुआ है कि वो डिपॉजिट कहाँ से जुटाएं। क्रेडिट ग्रोथ अच्छी खासी है, डिपॉजिट ग्रोथ उस मुकाबले में नज़र नहीं आती। 17% के आसपास क्रेडिट ग्रोथ है, जबकि 12-13% के आसपास डिपॉजिट ग्रोथ है जी। बैंकों के लिए मुश्किल इस बात की है कि आपको ब्याज देना है, और ब्याज से ही कमाई अब तक बैंकों का कोर धंधा माना जाता था। जो आप बताते थे कि 1% का विशाल स्प्रेड है, उसी से कमाई होती है। बिल्कुल, तो इंटरेस्ट इनकम ही बैंकों का सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता था। लेकिन अब बैंक
और इसी वजह से बैंकों के पूरे जो मार्जिन है उस पर प्रेशर होता था कि साहब आप जब बाहर से खुद फंड जुटा रहे हैं, अगर आपके पास कासा जो डिपॉजिट्स हैं अगर वही मजबूत नहीं है, क्योंकि लोगों ने बैंकों में डिपॉजिट करना कम कर दिया फाइनेंशियलाइजेशन की वजह से और तमाम दूसरे फैक्टर्स की वजह से। अब बैंक बाहर से कहीं से बोरो करे, आरबीआई से ले, दूसरी जगहों से ले और उसके जरिए अपनी जो क्रेडिट की जो डिमांड है उसको पूरा करे। तो बैंकों का दरअसल वो जो स्प्रेड है वो कम हुआ, मार्जिन पर प्रेशर है, लोन्स पर जो एनपीए के बनने का और इस तरह के जो दबाव हैं, बैंक असल में अब एक नई स्ट्रीम ढूंढना चाहते हैं और वो है ब्याज के का जो कमाई है उससे हटके कमीशन की कमाई या फी इनकम जो है उस कमाई पर शिफ्ट होने की। और वहाँ ये एक नया रास्ता बैंकों को, और उसमें एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी, ये तेजी से इस धंधे की तरफ विशाल शिफ्ट हो रहे हैं। सर आपसे समझना चाहेंगे, जो भी व्यूअर हैं हमारे लिए, जो न्यू मान लीजिए जुड़े हैं, देख रहे हैं, उनको अगर समझने में दिक्कत हो, वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, अगर उसको आप बहुत ही आसान भाषा में वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब आपका पैसा संभालना। आप एक क्लाइंट हैं, मान लीजिए मैं एक क्लाइंट हूँ, आप एक बैंक हैं, तो बैंक केवल और केवल बैंकिंग सर्विसेज न दें या नहीं दे रहे अब, और इसके साथ जो एलाइड सर्विसेज हैं जिसमें आपको म्यूचुअल फंड की खाते खुलवाना, एसआईपी करवाना, इंश्योरेंस मुहैया कराना और लोगों के पोर्टफोलियो को मैनेज करना, जी। इसके जरिए क्या होगा कि बैंकों को एक कमीशन या एक फीस जो है वो मिलेगी। इस फीस इनकम को दरअसल बैंक एक बड़ा कारोबार बनाना चाहते हैं। ठीक, लेकिन सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, निर्मला सीतारमण ने बैंकों को डांटा था कि आपका जो कोर धंधा है वो काम कीजिए, आप ज़्यादातर जो है जिस तरह से मिस सेलिंग और जिस तरह से जो आप प्रोडक्ट्स बेचने लगते हैं इससे थोड़ा दूर रहिए। तो क्या ये विरोधाभास आपको नहीं दिख रहा है दोनों स्टेटमेंट्स में, दोनों कहानियों में? इसमें विरोधाभास दरअसल तब पैदा होता है विशाल, जब आप जो आपका मैंडेट है उसके इतर जाकर आप मिस सेल करते हैं चीज़ों को। ठीक है। अब 81 बॉन्ड्स वाले मामले को बॉन्ड्स का ही बिल्कुल वही मेरे दिमाग में भी उदाहरण आया कि आप 81 बॉन्ड्स को बेच सकते हैं, लेकिन किसी को गुमराह करके 81 बॉन्ड से जुड़ी जितनी शिकायतें आई हैं, जितने लॉसेज हुए और उसमें जो कस्टमर्स की शिकायतें हैं वो इसी बात को लेके हैं कि साहब मुझको पता ही नहीं था। आप किसी एल्डरली व्यक्ति को जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको अगर आप 81 बॉन्ड बेच दीजिए, कहें कि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आपको एश्योर्ड इनकम मिलेगी, आप एफडी में कमा रहे हैं 7%, ये आपको 9% देगा मान लीजिए, और आप इसको ले लीजिए, आपका पैसा एकदम सेफ है। ये सारे तर्क देना गलत हैं इस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं कि 81 बॉन्ड ऐसे बॉन्ड हैं कि कभी भी उनके पूरे के पूरे उनको राइट ऑफ किया जा सकता है, आपका पूरा पैसा वहाँ डूब सकता है। और ये बात हाल के जी हमने कई बार इस चीज़ को देखा। तो इस तरह का मिस सेलिंग एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट हो जाता है, जहाँ आप प्रेशर बनाते हैं अपने कर्मचारियों पर, मैनेजर्स पर, और उनसे कहते हैं कि साहब आप ये कस्टमर कोई भी आए उसका प्रोफाइल क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसकी एज क्या, उसके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट उसको आप वो चीज़ बेच देते हैं। प्रवीण सर, हाल फिलहाल में जब भी हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी खबरें की, तो कई बार हम लोगों ने खबरें की कि बैंक्स जो है अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं। कभी आप करंट अकाउंट बैलेंस जो है या मिनिमम अकाउंट बैलेंस माफ़ कीजिएगा वो नहीं रहता, उस वजह से शुल्क वसूलते हैं। कहा जा रहा है कि एटीएम से जो है आप 2-3 बार ही लिमिट लगा दी कि उसके बाद निकालेंगे तो वहाँ से पैसा नहीं। इस वजह से लोगों का जो है गुस्सा बहुत था, संसद तक भी ये बात पहुँचती हुई नजर आई थी। क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से बैंकों को ये स्टेप्स उठाना पड़ रहा है कि चलिए भाई इधर से अब कमाई नहीं हो पाएगी, लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आएगा, चलिए अब दूसरे स्रोत खोजते हैं जहाँ से पैसा आए। जो वो है मान लीजिए चेक बुक का पैसा लेना या मिनिमम बैलेंस का पैसा लेना, ये सब बैंक की फीस के पार्ट हैं। जो कमीशन की इनकम हो गई या फीस की इनकम हो गई, ये उसका पार्ट है। इन्हीं पर बैंकों का दरअसल जोर है। भले जनता के आउटक्राई है, भले लोग परेशान हैं या अपनी शिकायतें करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, डिपॉजिट की जो किल्लत है बैंकों के सामने, वो दरअसल बैंकों को आखिर आपको बिजनेस चलाना है, आपको ईयर ऑन ईयर अपनी ग्रोथ भी दर्ज करनी है। तो बैंक नए ऐसे धंधे में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं जो कि जहाँ से कि उनको कमाई
ज़्यादा हो सके, और इसी वजह से जो फीस इनकम है या कमीशन है, यहाँ फोकस पड़ रहा है। चलिए सर, कुछ कारण है सर, उसको भी समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि पीएसयू बैंक अचानक क्यों इस पर फोकस करने लगे, तो उसके पीछे तर्क दिया गया कि भारत में अमीर लोग जो है बड़ी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया का जो वेल्थ मैनेजमेंट जो मार्केट है वो बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब आग्रह से इसी बात को समझिए, फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर जो है कहा जा रहा है प्रवीण सर, फाइनेंशियल ईयर 29 में ये 2.3 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है। यानी बड़ा बिजनेस का अवसर है, तो इसको लग रहा है कि केटर कर लिया जाए। ना बिल्कुल, यही जो भारत की जो आबादी है, इनकम की जो ग्रोथ है, लोग सिर्फ और सिर्फ बैंक में एफडी के लिए पैसा नहीं जमा कराना चाहते, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे, इन्फ्लेशन के मुकाबले तेज़ी से ग्रो करे, और कमाई बढ़ी है, लोग अमीरों की तादाद बढ़ी है, तो जाहिर तौर पर बैंक इस पूरे के पूरे बिजनेस पर नज़र उनकी है। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे आपके जैसे लोग या मिडिल मैन जो लोग हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा है सर इस खबर से? मान लीजिए उनका पैसा अगर है बैंक में रखा रहेगा, तो क्या उसको अच्छी तरीके से अब बैंक से नहीं, मैनेज बैंक करेंगे? में रखा रहेगा उसको मैनेज नहीं करेंगे बैंक से, बिल्कुल ये बिल्कुल अलग चीज़ है। आपका बैंक, देखिए आप एक आम व्यक्ति बैंक में के खाते दो तरह से हो सकते हैं। ठीक है। या तो आप बैंक में अपना करंट अकाउंट खोलेंगे जो कारोबारियों के लिए, या सेविंग अकाउंट वो, या आप एफडी करा देंगे बैंक में। ये तीनों चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। एफडी या लॉकर में आपका पैसा है, या आपकी ज्वेलरी है, आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपको ये ऑफ़र कर सकता है कि सर आप क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं। आप बोले कि नहीं करता हूँ मैं, तो ये एक एसआईपी है, म्यूचुअल फंड ये होता है, एसआईपी ये होती है। इस काम को दरअसल बैंक एग्रेसिवली करना चाहते हैं, यानी आपका इन्वेस्टमेंट को बैंक संभालना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं। कि आप मान लीजिए 100 रुपये लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आप चाहे एसआईपी कर लीजिए या ये, फिर बैंक आपसे ये पूछ सकता है कि साहब आपका बीमा है कि नहीं, आपके पास टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं। और उसी लिए बैंकों ने कई इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाई अप्स कर ही रखे हैं ऑलरेडी। अगर आप जाएँ तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाई अप्स हैं। उन प्रोडक्ट्स को वहाँ बैंक की ब्रांच आप जाएंगे तो वहाँ वो बेचेंगे, या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके बैंक का बोलेगा कि सर आपके पास तो 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपके पास बीमा है कि नहीं, आपका ये चीज़ है, आपने होम लोन लिया तो बैंक आपसे कहेगा कि आपने अपनी बिल्डिंग का या फ्लैट का इंश्योरेंस। ये चीज़ें हो पहले से भी रही हैं। लेकिन बैंक अब असल में इस पर, और सरकारी बैंक खास तौर पर इस पर अब एग्रेसिवली जोर दे रहे हैं। एक अंतिम सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है सर, एसबीआई जैसे बड़े बैंक्स जिनको कहा जाता है कि देश का सबसे बड़ा बैंक है, ये अगर बाजार में उतरते हैं तो जितने भी जो एएमसी कंपनियां हैं उनका धंधा चौपट हो सकता है? नहीं, एसबीआई का खुद का म्यूचुअल फंड भी है, और एसबीआई को इस बात का फ़ायदा भी है कि एसबीआई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, वो देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। संभवतः हो सकता है मैं गलत हूँ, बाद में चेक करेंगे। एसबीआई को इस बात की सिनर्जी है कि आपके ही ब्रांच में आप एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड को बेच सकते हैं। तो ये, और तमाम बैंकों के अपने म्यूचुअल फंड्स भी हैं, तो ये तो कहानी है ही इसका पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। जब शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर हो, तब आम निवेशक को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इतिहास बताता है कि असली खतरा जो है अक्सर उसी वक्त जो है पैदा होता है। अब अमेरिका के दिग्गज इकोनॉमिस्ट जो है गैरी शिलिंग ने ऐसी ही एक बड़ी चेतावनी दी है, बड़ी वार्निंग कही। उनका मानना है कि जो है बाजार में जो है रिसेशन आ सकता है, बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है। और चौंकाने वाली बात यह है सर, किसी के साथ जो है एक और जो है तमाम जो मतलब मूडीज़ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मार्क चैंडी, उन्होंने भी कह दिया है कि स्टॉक मार्केट अभी रियलिटी से कनेक्टेड ही नहीं है, और कह रहे हैं कि रिसेशन का खतरा लगभग जो है 40 से 50% तक पहुंच चुका है। अब चूंकि 2 बड़ी वार्निंग है सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्या सब कुछ ठीक है या घबराने की बात है? नहीं, देखिए, गैरी शिलिंग और मार्क जैंडी के अलावा रॉबर्ट कियोसाकी भी इस बात को कह चुके हैं, और बिल्कुल हाल में ही उन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने इसी बात को दोहराया था। अब अच्छा, उन्होंने भी सेम बात कही थी जो गैरी शिलिंग या जैंडी कह रहे हैं कि 2026 में मंदी का आना एक बड़ा उसकी बहुत बड़ी आशंका है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के जिस तरह के आर्थिक हालात हैं, वहाँ एक मंदी या रिसेशन जो है वो डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जो चीज़ आ रही है उसमें यह है कि जीडीपी की ग्रोथ के जो अमेरिका का नंबर अभी बिल्कुल लेटेस्ट नंबर आया, वो 2% की ग्रोथ का नंबर आया, जैसे ठीक बताया गया है।
इसके बावजूद जो सबसे बड़ा खतरा या जो डर का संकेत जहाँ से मिल रहा है वो आ रहा है अमेरिकन कंज्यूमर्स की तरफ से। जो अमेरिका की आबादी है वो दरअसल उस हिसाब से पैसे खर्च नहीं कर रही है जिस हिसाब से उसे खर्च करना चाहिए। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो अमेरिका में नीचे है जी। कंज्यूमर स्पेंडिंग डाउन क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर अमेरिका पे बहुत ज़्यादा है और उसके पीछे जड़ है वो टैरिफ का पूरा माहौल जो ट्रंप ने क्रिएट किया, और उसके साथ एक जंग की जो है का जो खर्च है वो भी दिखाई दे रहा है। तो मार्केट जो है ऊंचे लेवल पर हैं, इसको लेकर भी एक खतरा बताया है दोनों लोगों ने कि साहब मार्केट जो रिकॉर्ड हाई पे हैं ये इकोनॉमी की दरअसल रियल तस्वीर पेश नहीं करते। इकोनॉमी में हालात खराब है, मार्केट ऊपर है और पूरा का पूरा जो बबल बना हुआ है वो दरअसल एआई का बबल बना हुआ है। जो कंपनियां एआई में काम नहीं कर रही वो भी एआई आगे लगा दे रही हैं और उसकी वजह से उनके शेयर चढ़ रहे हैं। इस तरह की तीनों के तीनों जो मैं बड़े जिनको वो कहता हूँ कि इकोनॉमिस्ट हैं वो सेम बात इस तरह की कह रहे हैं कि अमेरिका में हालात जो है, जॉब ग्रोथ की भी बात कही जा रही है कि जॉब ग्रोथ भी जो है वो इसी तरह की है। अब कारणों को समझेंगे आगे, लेकिन कौन है गैरी शिलिंग, एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए अमेरिका के जाने माने इकोनॉमिस्ट है, कहा जा रहा है कि 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस आई थी उसको वो पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे, इसलिए मार्केट जो है उनकी बातों को हल्के में नहीं लेता है। अब गिरावट की बड़ी वजहों को जो प्रवीण सर समझा रहे थे कि हाउसिंग मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से बाइंग रुक गई है, रियल एस्टेट स्लोडाउन अक्सर जो है रिसेशन का शुरुआती संकेतक होता है, तो ये बातें भी कही जा रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, कंपनियां खर्च कम कर रही है, जैसा सर ने बोला, टेक जो है एआई छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में जो ग्रोथ है वो कमजोर है और कंज्यूमर स्पेंडिंग वाली बात इन्होंने बता ही दी है। असर ग्लोबल रिस्क वाली फैक्टर को भी समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन और बढ़ती जा रही है, इससे ग्रोथ और कमजोर हो सकती है। इसी के साथ मेरा एक अगला सवाल भी होगा एडिशनल कि लेटेस्ट अपडेट क्या है सर, क्या थमती हुई नजर आ रही है लड़ाई या नहीं? अभी तो देखिए फिलहाल दोनों अपने अपने रुख पर कायम बने हुए हैं, ईरान भी और अमेरिका भी। ईरान ने एक रिवाइज प्रपोज़ल पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजा था, पिछले हफ्ते के आखिर की बात है, और अमेरिका ने उस प्रपोज़ल को ठुकरा दिया। तो हॉर्मुज़ उसी तरह से बंद है, ब्लॉकेट उसी तरह से लगा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक वीकेंड के आसपास एक ट्वीट आया था कि मैं अब पुराना अच्छा इंसान नहीं रहा, कहने का मतलब ये है कि अब वो लड़ाई के लिए एक तरह तैयार हैं। अमेरिका अपनी तरफ से, और एक खबर ये थी कि अमेरिकन राष्ट्रपति को मिलिट्री ने तमाम ऑप्शन दिए हैं कि किस तरह से आप स्ट्राइक कर सकते हैं, क्या विकल्प जो है वो अमेरिका के पास मौजूद है। तो कुल मिलाकर अभी लड़ाई जो है वो शुरू भी नहीं हुई लेकिन लड़ाई ख़त्म भी नहीं हुई है। ईरान ने पूरा पीस फार्मूला दिया था कि किस तरह से हम इसको परमानेंट ख़त्म कर सकते हैं जंग को। अमेरिका कह रहा है कि बिना न्यूक्लियर हथियारों को गिव अप किए, उनको छोड़े आप इस लड़ाई से, मतलब ये जंग रुक नहीं सकती। जी, लेकिन सर इस वजह से जो ऑयल क्राइसिस आया उस वजह से कोई अगर ग्लोबल इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट बिल्कुल ये है। देखिए ऑयल की क्राइसिस बनी हुई है, $100 के ऊपर क्रूड बना हुआ है। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन की एक बड़ी वजह महंगा क्रूड है, और वो भारत के लिए भी इसी बात का डर है कि महंगा क्रूड कब तक सरकार अपने खजाने पर इसका बोझ उठाएगी। आपको याद होगा पिछले हफ्ते सरकार ने जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका 993 रुपये दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाला जो सिलेंडर है उसका भी दाम बढ़ाया गया। तो माना ये जा रहा है, हालांकि सरकार इससे साफ साफ इनकार 2 दफ़ा कम से कम कर चुकी है कि इलेक्शन के बाद, जिसका आज रिजल्ट आ गया है, सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी बढ़ाएगी। सरकार इनकार कर रही है, लेकिन ऐसा जो सरकार पर के खजाने पर जिस तरह का प्रेशर है, सरकार को वहाँ पर भी फैसला लेना पड़ सकता है। जी सर, आपने इलेक्शन वाली बात छेड़ दी है तो अंतिम में 1-2 कमेंट उस पर भी दे दीजिए। व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट? 5 जो चुनाव हुए उसके क्या नतीजे आए? सबसे बड़ा जो फेरबदल या उलट फेर है वो पश्चिम बंगाल के लिहाज से आ रहा है। एक बड़ा उलट फेर जो तमिलनाडु में हुआ है, जहाँ टीवी के जो विजय जो एक्टर हैं, उनका पहली बार उन्होंने डेब्यू किया इलेक्शन में और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता जो इतने वक्त से थी उसको सत्ता से बेदखल करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। इसका असर क्या
मार्केट्स पे दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी विशाल। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।